की दूरी, और वही किरण ऐसे आ रही है। अब इसके बीच की दूरी कम हुई तो ये है लघु तरंग दैर्ध्य और ये है दीर्घ तरंग दैर्ध्य। इनके बीच की दूरी ज़्यादा है और इनके बीच की दूरी कम है, तो ये लघु तरंग दैर्ध्य कहलाती है और ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य या लंबी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, तो किससे हो रहा है वायुमंडल गर्म? लंबी तरंग दैर्ध्य से। और लंबी तरंग दैर्ध्य होती है लौटते हुए विकिरण की, सौर विकिरण की नहीं। सौर विकिरण तो आता है वो जल्दी वाले में, यानी लघु तरंग दैर्ध्य से आता है सौर विकिरण, यानी गर्मी आती है छोटी, उससे छोटी तरंग दैर्ध्य से। और इधर से जब पार्थिव विकिरण लौटता है तो वो किस तरंग दैर्ध्य से लौटेगा? दीर्घ तरंग दैर्ध्य या लंबी तरंग दैर्ध्य से लौटता है, इसलिए वायुमंडल को ये गर्म कर देता है। उस दिन भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बोला था, कार्बन डाइऑक्साइड उस किसको रोक देती है? सौर विकिरण को। उसके लिए अपारदर्शी है ना वो, इसलिए उसको रोक देती है, इसीलिए वो वायुमंडल गर्म हो जाता है। ये एक जोड़ी है, इसमें ध्यान रखना। सूर्यातप किससे मिलेगा? सूर्यातप मतलब समानता नहीं, ये आने वाला सौर विकिरण क्या हो जाएगा? आने वाला सौर विकिरण किससे मिल जाएगा? सूर्यातप से। ऐसे मत मिलाना, इसको इसके सामने लिखना, यहाँ सूर्यातप के सामने क्या लिखोगे? आने वाला सौर विकिरण। नहीं तो ऐसे मिला दो मेरी तरह मत मिलाना अगर जोड़ी आए तो। एल्बिडो, ठीक है, एल्बिडो क्या है? सबसे कोष्ण और शीत महीने के मध्य तापांतर नहीं। किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश, किसी वस्तु द्वारा लौटाया गया उजाला, गर्मी नहीं। गर्मी में तो वो विकिरण दोनों ही होते हैं, जैसे तो ज़्यादातर लौटने वाली गर्मी केवल पार्थिव विकिरण, उसमें सिर्फ गर्मी होती है, प्रकाश होता है पर अलग हो जाता है। वो हो जाता है कि एल्बिडो में। तो एल्बिडो किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत। जैसे अब यहाँ बताना एल्बिडो किसका ज़्यादा किसका कम। जैसे काली मिट्टी का खेत और बर्फ का ढेर, दोनों में से कौन ज़्यादा उजाले को लौटाएगा? काली मिट्टी तो उस प्रकाश को सोख लेगी, बर्फ लौटाएगी। जैसे मैंने सफ़ेद शर्ट पहनी है, ये प्रकाश को ज़्यादा लौटाएगा तो इसका एल्बिडो ज़्यादा है, और ये पेंट जो पहना है ये प्रकाश को कम लौटाता है, कम परावर्तित करता है। ये ज़्यादा परावर्तित करती है, ये कम परावर्तित करती है, इसलिए इसका एल्बिडो कम है, इसका एल्बिडो ज़्यादा है। ठीक है, इसको एल्बिडो कहते हैं। फिर कौन सा है प्रश्न? ये स्तंभ का तीसरा है समताप रेखा। तो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समताप रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा? समताप रेखा, समान स्थानों को जोड़ने वाली। फिर है वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर इससे मिला दिया, सबसे कोष्ण और सबसे शीत। सबसे कोष्ण माने सबसे ज़्यादा गर्म, सबसे ज़्यादा ठंडे महीनों के बीच के तापमान का अंतर वार्षिक तापांतर कहलाता है। ठीक है, वार्षिक तापांतर कहलाता है। ठीक है, कौन सा तापांतर कहलाया? वार्षिक तापांतर। अब इनको मिलाना है आपको, बाद में मिलाने ना, आपकी पुस्तक में दिए हैं जोड़ी के। फिर अगला प्रश्न क्या आया देखिए, ये क्या होगा? अच्छा इतना ही। पृथ्वी के विषुवत वृत्तीय क्षेत्र, वृत्तीय क्यों बोला? क्योंकि वो जैसे ये बोतल के गेंद कभी देखी ना आपने, गेंद में एक बीच में एक लाइन रहती है, बिल्कुल बीच में, सबसे ज़्यादा बीच में प्लास्टिक की गेंद को देखना, उस पर एक लाइन बनी रहती है, तो वो लाइन ही विषुवत वृत्त मान लो। सबसे बड़ा अक्षांश भी होता है, सबसे बड़ा वृत्त भी वही होता है, और सबसे छोटा वृत्त 90 डिग्री का वृत्त होता है, जो कि उत्तर ध्रुव पे भी होता है और दक्षिण ध्रुव पे भी होता है ना। तो यहाँ बोतल में भी देखोगे तो एक कोना निकला रहता है, बिल्कुल कोना, गोल गोल, जरा सा पतला सा, ऐसे इसमें निकला है। तो ये वृत्त इसलिए कहा कि विषुवत रेखा जो गोल गोल घूमी है। लेकिन पृथ्वी के विषुवत वृत्तीय क्षेत्र की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र का तापमान अधिकतम होता है। इसका मुख्य कारण, अब मुख्य कारण क्या होगा उत्तर में देखते हैं। ठीक है, मुख्य कारण क्या हो जाएगा? उत्तर में देखा। अच्छा, यही है सेकंड वाला। कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक
कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है? तो कल ही वो बात हुई थी अपनी पाठ पढ़ाते समय, कौन सी गैस बचाती है? ओजोन गैस। क्या सूत्र बताया था? O3। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। और किस हानिकारक विकिरण से? परावैंगनी विकिरण से, या इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। फिर है दूसरा प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? कल ही इसकी बात हुई थी, क्षोभ मंडल। क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में होती है, इसीलिए मौसम संबंधी घटनाओं को वही घटनाएं मानव जीवन में उपयोगी हैं। कहीं कहीं नुकसान भी करते थे वो घटनाएं, जैसे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो वो नुकसान भी करती है। ज़्यादा अतिवृष्टि हो जाए, बादल फट जाए तो वो भी नुकसान करती है, लेकिन फिर भी मानव जीवन में वो उपयोगी घटनाएं होती है। अगर वो अपने वांछनीय रूप में अगर वो घटनाएं घटती हैं, अपने अच्छे रूप में, आदर्श रूप में वो घटनाएं घट रही हैं, तो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। अगर वो विकराल रूप धारण कर ले और किसी प्रलय का, किसी आपदा का रूप धारण कर ले और फिर वो घटना घटित हो, तो फिर वो मानव जीवन के लिए बड़ी दुखदायी और हानि करने वाली होती है। चलिए, वायुमंडल की कौन सी गैस जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? कौन सी महत्वपूर्ण होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस, वो भी मानव जीवन के लिए, वो ऑक्सीजन। तापमान की सामान्य ह्रास दर, क्या तापमान की सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर, मैंने कल भी बोला था उस समय पढ़ाते समय कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है या कम हो जाता है। इसे ही तापमान की सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। कौन सी दर? ह्रास। अगर इसमें गलत भी छपा हो, ध्यान देना, हाँ में रा लगाना है ना, इसलिए बोलेंगे इसको ह्रास। क्या बोलेंगे इसको? ह्रास दर कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। पांचवा, आयन मंडल मानव के लिए किस तरह उपयोगी है? आयन मंडल मानव के लिए, जो सबसे आखिरी मंडल है वो आयन मंडल है, तो आयन मंडल मानव के लिए किस तरह उपयोगी है? तो इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिनको आयन बोलते हैं। ये आवेश से भरे हुए कण होते हैं। इन कणों को अगर आप किसी चीज़ से चिपकाने की कोशिश करोगे तो वो चिपक जाए, क्योंकि आयन में जब आवेश आ जाता है तो वो आकर्षित होता है किसी वस्तु की तरफ। आप एक काम करना, सूखे बाल लेना बिना तेल लगे, उन पर कंघा या स्केल घिसना और फिर नीचे धूल में लगाना उसको, तो बहुत सारी धूल उठा लेगा। क्यों? क्योंकि वो स्केल आयनित हो गई। क्या हो गई थी? वो स्केल आयनित हो गई थी, इसलिए उसमें वो आकर्षित हो गए थे। ऐसे ही आयन मंडल में भी ये कण पाए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी से भेजी गई, यहाँ पृथ्वी से, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और ये आयन मंडल है, यहाँ से टावरों द्वारा, किसके टावरों द्वारा? रेडियो टावर या ट्रांसमीटर द्वारा कुछ तरंगे भेजी जाती है। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे यहाँ भेजी गई, यहाँ तक आयन मंडल ने उनको वापस लौटा दिया। इनने भेजी ट्रांसमीटर ने और इसने वापस लौटा दिया। किसने? आयन मंडल ने। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी ये मोबाइल चल रहे हैं, रेडियो चल रहा है, टीवी के सिग्नल जो हमें मिल रहे हैं, ये सब इन्हीं की वजह से मिल रहे हैं। तो रेडियो तरंगों को वो वापस लौटा देती। कौन सी तरंगों को? रेडियो तरंगे जो हम भेजते हैं उनको वो वापस लौटा देती है। पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह से भेजी गई रेडियो तरंगों को हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये उनको लौटा देती है। और यहाँ दूर संचार प्रणाली संभव हो पाई है। दूर संचार माने रेडियो का चलना, मोबाइल का चलना, ये सब संभव इन्हीं के कारण हुआ है। किन के कारण? आयन मंडल के कारण, है ना। कौन से मंडल के कारण? आयन मंडल के कारण। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। वायुमंडल में उपस्थित वह कौन सी गैस है जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती? रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, लेकिन वायुमंडल की वो गैस है। तो गैसें हैं वह के कौन सी गैसें हैं? तो एक गैस ना होकर 2-3 गैस हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। क्रिप्टॉन, नियोन और आर्गन, और तीनों ही नोबल गैसेस कहलाती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं, अक्रिय गैसें कहलाती। 11वीं वाले केमिस्ट्री में इनको अभी पढ़ रहे हैं। आपने भी 9वीं में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, लेकिन आप ध्यान भूल गए, क्योंकि ग्रुप 8 में आती हैं और इन सब के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसलिए इनको
नोबल गैस, आदर्श गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं, जिनमें और भी 2-3 और थी, लेकिन वो हीलियम और एक गैस और है वो थोड़ी सक्रिय है, इसलिए उनको नहीं लिया। इसमें 3 गैसों को लिया, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन। कौन कौन सी है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती वो क्रिया में? क्रिप्टॉन, कौन सी? क्रिप्टॉन, नियॉन और आर्गन। ठीक है, 3 गैसें हैं, ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती। फिर आया जलवायु के 2 प्रमुख तत्व, तापमान और वायुदाब लिखना। वर्षा जरूर नहीं, वर्षा बाद में लिखो। पहले नंबर आता है तापमान का, फिर नंबर आता है वायुदाब का, और फिर आता है वर्षा का। इसलिए इनने वर्षा लिखा, ठीक है, हम बदल के लिखेंगे, जरूर नहीं कि वर्षा ही लिखें, और भी तत्व हैं, लेकिन अभी हम 2 की बात कर रहे हैं। तो पहला कौन सा हो गया? तापमान, फिर हो गया वायुदाब, वायुदाब हो गया, हाँ, और वर्षण। अगला तत्व क्या है? वर्षण। ठीक है, ये भी है और भी है, और भी हैं, लेकिन मैंने अभी 3 की बात की तो हमें इन दोनों को लिखना चाहिए, उनने वर्षण पहले कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अब क्या आता है प्रश्न? ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें कितनी ऊंचाई तक पाई जाती? कल ही हमने परसों के दिन पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होगी, लेकिन ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। कौन सी गैस? ये ऑक्सीजन है ना, और CO2 कितनी पे? 90 किलोमीटर पे। ठीक है, ये 90 की ऊंचाई, कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और ऑक्सीजन लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये दोनों गैसों का हो गया। अगला प्रश्न, वायु यातायात के लिए, कल भी बताया था मैंने, ध्यान करो। वायु यातायात के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक उपयुक्त है? समताप मंडल। क्यों? क्योंकि इसमें तापमान स्थिर रहता है, ना आंधी आती है, ना तूफान आता है, ना संबंधी धाराएं चलती है, तापमान एक जैसा रहता है। हवाई जहाज बिना किसी परेशानी में, बिना किसी तूफान में फंसे आसानी से उड़ के और वो आ जाता है। इसलिए पहले चढ़ाएंगे जब तो वो सारी परतें पार करेगा, क्षोभ मंडल को पार करेगा, लेकिन जब एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर फिर वो केवल समताप मंडल में ही उड़ेगा। ऐसे जाएगा तब तो वो चीरते हुए जाएगा, लेकिन जब उड़ेगा उतरेगा तब फिर से उसमें क्षोभ मंडल में आएगा। लेकिन जब लगातार लंबी दूरी तय करेगा वो तब समताप मंडल में ही रहेगा। और उसके लिए आदर्श और उपयुक्त जो वायुमंडल की परत है वो है समताप मंडल, या संस्तर भी इनको कहते हैं। फिर आता कौन सी गैस सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक तो आने देती है, किंतु पार्थिव विकिरण को रोक लेती है? ये उसी वही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए सौर विकिरण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। अपारदर्शी माने रोक देती है, और पारदर्शी माने आने देती है। तो सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक आने देती है, किंतु पार्थिव विकिरण को जाने वाले को नहीं जाने देती, ये वो उसमें कहा है। फिर अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित 2 गैसों के नाम बताइए और मात्रा और उनकी प्रतिशत भी बताइए। तो पहली गैस नाइट्रोजन, जिसका N रासायनिक नाम हो गया उसका, और 78.8% इसका प्रतिशत है, सबसे अधिक है। और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आती है, उसका O प्रतीक लिखा है, और इसका 20.95% है इसका, है ना। तो ये 2 गैसें मुख्य हैं वायुमंडल की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। परसेंटेज भी उसका लिखा हुआ है, ये देख लेना कितने मिनट। हाँ, क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? तो विषुवत वृत्त के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस। आयन किसे कहते हैं? आयन मंडल में उपस्थित गैस के कण, आयन मंडल में उपस्थित गैस के कण जो विद्युत आवेशित हो जाते हैं या होते हैं, विद्युत के आवेश से युक्त हो जाते हैं। वो कण किससे युक्त हो जाते हैं? विद्युत के आवेश से। आयन मंडल में कुछ गैसों के कण होते हैं, वो विद्युत आवेश से युक्त हो जाते हैं या विद्युत आवेशित हो जाते हैं। ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को ही हम आयन कहते हैं। और ये तो होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं धनायन और एक होते हैं ऋणायन। कौन कौन से? एक धनायन और एक ऋणायन।
दो तरह के आयन होते हैं, ठीक है, ये दो तरह के, ठीक है। कितने मिनट? बंद कर।